कल लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ पर छोड़े थे? मतलब कि थोड़ी सी बात हम लोग कर चुके थे किस पर? डेमोक्रेसी क्या बताए थे? कह लो कि पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बात हो चुकी थी हम लोगों की, ठीक ना? ओके, हम लोग आ चुके थे पॉलिटिकल पार्टीज पर ना। क्या पढ़ना था हम लोगों को? पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो फीचर है, ये तुमको खास तौर से जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं दुनिया में वहीं पर दिखाई देगा, ठीक ना? और पॉलिटिकल पार्टीज को अगर समझना है तो तीन चार तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। समझने के इसके तीन चार तरीके हैं। उन तीन चार तरीकों को अगर हम फॉलो करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा थोड़ा करके समझ जाएंगे, और जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी वैसे वैसे ये और भी समझ में आता चला जाएगा। तो पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। समझ रहे हो? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आइडियोलॉजी के बेसिस पर समझा जा सकता है, ठीक ना? जैसे आपने सुना होगा लेफ्टिस्ट, सुना है? राइटिस्ट, और एक होते हैं लिबरल। ये वर्ड्स आपने कभी सुने हैं? कहाँ सुने हैं? हिस्ट्री में सुने होंगे आप लोगों ने। हिस्ट्री में जो क्लास नाइन्थ का एक्सटेंशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, आपने ये वर्ड्स वहाँ सुने होंगे, ठीक ना? एक और तरीका है इसको समझने का कि हम नंबर के बेसिस पर ही पॉलिटिकल पार्टीज को समझ सकते हैं। इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है क्या, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पर भी समझ सकते हैं, ठीक है? एक दो तरीके और हैं लेकिन अभी आपके लेवल पर वो काफी रिलेवेंट नहीं है। तो आपके लेवल पर ये दो तरीके रिलेवेंट हैं। इसमें से कुछ बुक्स में दिए हुए हैं, आपकी बुक में मतलब कुछ दिया हुआ है, कुछ बुक में नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम आइडियोलॉजी के बेसिस पर बात करें, किसके बेसिस पर बात करें? आइडियोलॉजी के बेसिस पर, तो तीन चार तरीके हो सकते हैं। जैसे कि लेफ्टिस्ट क्या है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, या राइटिस्ट। तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है या तो लेफ्टिस्ट होती है या तो राइटिस्ट होती है। अब यहां पर एक वर्ड आया पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, सुना है कभी ये वर्ड? वर्ड ही नहीं सुना है? स्पेक्ट्रम सुना है? फिजिक्स में सुना है? यहां भी होता है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ये बताता है कि कौन सी पार्टी कितनी लेफ्टिस्ट है और कौन सी पार्टी कितनी राइटिस्ट है। मतलब कि लेफ्टिस्ट होने और राइटिस्ट होने में की भी इंटेंसिटी होती है। आप ऐसे कह लो कि मान लो कि अगर हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ग्रेड करना हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन नंबर्स के बीच में ग्रेड करना हो, ठीक ना? तो मान लें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के जितने मार्क्स हैं वो उतना ज्यादा लेफ्टिस्ट या उतना ज्यादा राइटिस्ट होगा, ठीक ना? तो जो पॉलिटिकल पार्टी 1 मार्क्स अचीव करेगी वो उतनी ही कम लेफ्टिस्ट या उतनी ही कम राइटिस्ट होगी, और ये नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो उतनी ही ज्यादा राइटिस्ट या उतनी ही ज्यादा लेफ्टिस्ट हो जाएगी, ठीक ना? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ये वर्ड आया कहां से, ये भी समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि नहीं? नहीं समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। अच्छा, किसको किसको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है?
याद है किसी को? फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है किसी को? इट वॉज एन इवेंट कह लो, या इट वॉज एन इवेंट इन 1789, 14 अक्टूबर, 14 जुलाई 1789। तो अभी कुछ महीने पहले इसकी बरसी भी रही होगी, नहीं रही होगी? हैं? बरसी रही होगी ना। अब देखिए यहां पर देखिए क्या है। इसी चैप्टर में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेशनल असेंबली का, पढ़ा था? नेशनल असेंबली पढ़ा था? क्या था नेशनल असेंबली का कॉन्सेप्ट? जनरल असेंबली से। किससे बनाया गया था? जनरल असेंबली से। नेशनल असेंबली तो बाद में बनी जब वो कंट्री डेमोक्रेटिक हुई, लेकिन जब वहां पर मोनार्किज्म था तो उसको क्या बोलते थे? जनरल असेंबली बोलते थे। क्या बोलते थे? पक्का यही बोलते थे ना? इस जनरल असेंबली का कंपोजिशन याद है किसी को? कंपोजिशन याद है? इस जनरल असेंबली में 3 ग्रुप्स होते थे। छोड़िए, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में याद है आपको? फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो वहां पर 3 ऑर्डर्स हुआ करते थे। होते थे कि नहीं होते थे? फर्स्ट ऑर्डर किसका था? क्लर्जी, नोबेलिटी और कॉमनर्स। थर्ड क्लास नहीं, कॉमनर्स। तो these groups are privileged. First and second order is privileged, and third order is the group of people who constitute the 90% of total population of the France, and the privileged group only 10% in the France. बात समझ में आई कि नहीं? तो जनरल असेंबली में ना इन तीनों ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। क्या होते थे? रिप्रेजेंटेटिव होते थे। याद है? तो जो फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर यानी क्लेर्जी, क्लेर्जी से कितने मेंबर होते थे बेटा? 300 मेंबर्स। एंड सेकेंड ऑर्डर जो था वो क्या था? नोबेलिटी, नोबेलिटी से कितने मेंबर्स होते थे? 300। एंड थर्ड ऑर्डर जो था, जिसको हम लोग कॉमनर्स भी कहते थे, उसके कितने मेंबर्स होते थे? 600 मेंबर्स होते थे। याद है किसी को? तो फ्रेंच में मोनार्किज्म तो था, लेकिन अगर किंग को कोई भी टैक्स इंपोज करना होता था तो इन तीनों ग्रुप से उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। याद आया? ठीक। अब प्रॉब्लम ये थी यहां पर कि ये जो दोनों ग्रुप थे 300 यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, ये किंग के राइट साइड में बैठते थे। कहां बैठते थे? राइट साइड में बैठते थे। और ये जो कॉमनर्स का ग्रुप था ये किधर बैठता था? लेफ्ट साइड में। अब ध्यान से सोचिए कि कौन सी पार्टी लेफ्टिस्ट होगी, कौन सी पार्टी राइटिस्ट होगी। आपको यहीं से समझ में बातें आ जाएंगी। ठीक से बैठो, घर पे सोया करो ना, रात भर इंस्टाग्राम चलाओगे, क्लास में आके सो जाओगे। आप पढ़ाई के लिए अगर विद्यालय आते हैं, स्कूल आते हैं, तो आपके घर का बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स खर्च हो रहा होता है आपके ऊपर। तो स्कूल आइए तो स्कूल में कुछ सीखिए। बिना सीखे गए तो उस दिन का रिसोर्स आपका बर्बाद हो गया। तो आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपके स्कूल की फीस पहले भरेंगे। फीस के साथ साथ अब तो फाइन भी भरवा रहे हैं आप लोग, हैं? फीस तो भर ही रहे हैं, फाइन भी भरवा रहे हैं। कोई बात नहीं, होता है। तो बेटा देखो, हम लोग कहां पर थे कि ये जो अब देखिए, यहीं से आपको लेफ्टिस्ट राइटिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होगा पूरा समझ में आएगा। कैसे? देखिए,
अब ये जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है, प्रिविलेज्ड ग्रुप का मतलब कि इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, तो क्या ये कभी सोसाइटी में ऐसे सुधारों की बात करेंगे जिसमें इनको टैक्स पे करना पड़े? नहीं करेंगे। दूसरा दूसरा क्या प्रिविलेज था इनको? दूसरा प्रिविलेज ये था कि इनको प्रॉपर्टी का बर्थ राइट था। प्रॉपर्टी का बर्थ राइट था कि नहीं इनको? तो क्या ये किसी भी ऐसे राइट को, यानी किसी भी ऐसे अधिकार को छोड़ना चाहेंगे जो उनको पैदा होते ही मिल जाता है? नहीं मिलता है। तो यानी ये जो 10% लोग थे फ्रेंच सोसाइटी में, ये समाज के ऊंचे लोग थे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग लोग थे। तो ये अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ना चाहेंगे क्या? अपनी कैपिटल को सोसाइटी में बांटना चाहेंगे क्या? यानी अपने प्रिविलेज को नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? और दूसरी बात कि ये जो कॉमनर्स का ग्रुप है, किसका ग्रुप है? जो ये हमारा थर्ड ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर बेटा? ये जो थर्ड ऑर्डर है हमारा, इस थर्ड ऑर्डर में कौन है? पीजेंट्स हैं। कौन है? पीजेंट्स हैं। और कौन है? लेबर्स हैं। यही लोग हैं। ये सोसाइटी का कौन सा तबका है? ये सोसाइटी का गरीब तबका है, जो मेहनत कर रहा है, जो पैसे कमा रहा है और जो टैक्स पे कर रहा है। उस टैक्स पे करने के एवज में क्या फ्रांस की मोनार्की उसको कोई प्रॉफिट दे रही है? नहीं दे रही है। तो ये चाहेंगे कि नहीं कि हम टैक्स पे कर रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट हमको मिले, ठीक ना? अगर इनको कोई बेनिफिट मिलेगा तो वो बेनिफिट इनका कम करेगा, तो ये कभी चाहेंगे कि इनको बेनिफिट मिले? तो ध्यान रख लीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी किसानों की बात करे, जो पॉलिटिकल पार्टी मजदूरों की बात करे, जो पॉलिटिकल पार्टी गरीब आदमी की बात करे, जो पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं की बात करे, वो लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। समझे? क्या कहलाती है? लेफ्टिस्ट। मतलब कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो इन लोगों की आवाज उठाती है, समझ रहे हो? वो क्या कहलाती है? लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, प्रिविलेज की बात करें, है ना, कुछ खास ग्रुप को प्रोटेक्शन दे, ये लोग क्या कहलाते हैं? राइटिस्ट कहलाते हैं। ये तो बात हो गई आइडियोलॉजी की, कि आइडियोलॉजी के बेसिस पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि वो लेफ्टिस्ट है कि वो राइटिस्ट है। ठीक बात ना? एक और इसी में एक ग्रुप और बन जाता है सेंट्रिक। क्या बन जाता है? सेंट्रिक। यानी इनकी विचारधारा जो होगी, ये थोड़ा सा सपोर्ट राइटिस्ट को भी करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट राइटिस्ट को भी करेंगे। यानी ये क्या दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम भैया बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ भी हैं, है ना, हम समाज के अगड़े लोगों के साथ भी हैं। अगड़े लोग का मतलब जो प्रिविलेज्ड क्लास है, हम उनके हितों की भी रक्षा करेंगे। समझे बात को? और हम समाज के पिछड़े लोगों के साथ हैं। पिछड़े लोगों का मतलब जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जिनके अंदर एजुकेशन में जो पीछे रह गए हैं, यानी सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से जो जुड़ नहीं पाए हैं, हम उनके लिए भी काम करेंगे। तो कुछ पॉलिसीज ये उनके हित के लिए बना देंगे और कुछ पॉलिसी ये उनके हित के लिए बना देंगे। तो बेसिकली हम क्या कह नहीं सकते हैं कि जो सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होती हैं। जिधर झुकाव ज्यादा देखा कि भाई जिधर पड़ला ज्यादा भारी है, ये उधर झुक गए, ठीक ना? अब रही बात ये आइडियोलॉजी की हो गई। अब हकीकत के धरातल पर बात क्या है? हकीकत के धरातल पर बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी आइडियोलॉजी को में बिलीव ही नहीं करती है। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना ही अपने आप को लेफ्टिस्ट बता सकती है, ना ही अपने आप को राइटिस्ट बता सकती। कहो कैसे? कहो कैसे? ये पूछो उनसे जाके। भाई वो लोग तो दावा करते हैं कि हम किसानों की बात करते हैं, हम मजदूरों की बात करते हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे जाके पूछो, तो हम बताते हैं कैसे। देखिए, यानी एक बात तो समझ में आ गई हमको कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, कि पॉलिटिकल पार्टीज इज द ग्रुप ऑफ पीपल। क्या कह सकते हैं हम? इज द ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों का समूह होता है ना, और जो कि सेम आइडियोलॉजी पर बिलीव करेंगे, या लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट।
समाज का वर्ग जो होगा सेम आइडियोलॉजी पर बिलीव करेगा, या तो वो लेफ्टिस्ट होगा या तो फिर क्या होगा, वो राइटिस्ट होगा। तो जब ऐसे ग्रुप के लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, पावर में आने की कोशिश करते हैं, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल बिलीव इन सेम आइडियोलॉजी, सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। बिलीव सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, क्या करेंगे, कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, चुनाव में हिस्सा लेंगे। क्यों हिस्सा लेंगे? क्योंकि इनको क्या बनानी है, सरकार बनानी है। क्यों? कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, क्या बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना। या कह दें कि टू बी इन पावर, क्या कह दें, टू बी इन पावर, यानी शक्ति में आने के लिए। यही होती है पॉलिटिकल पार्टी। अब यहां पर कंट्राडिक्शन मैं तुम लोगों के दिमाग में पैदा करूंगा। कैसे? मैं यहां पर बोला जा रहा है कि बिलीव इन अ सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी इंडिया में, खासतौर से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक ना। इंडिया में मुझे जहां तक लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉर्चुनिस्ट है, समझ रहे हैं। आप देखते होंगे आए दिन पता चला कि ये नेता, ये जो लीडर हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के उस पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के उस पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। दूसरी बात, जितनी भी देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या उनका दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अलायंस है कि नहीं है? अलायंस है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन सेम आइडियोलॉजी, है ना। और यहां कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जा रहा है, यहां कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो जा रहा है। तो कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी होनी चाहिए, सपा की अलग आइडियोलॉजी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जब आइडियोलॉजी अलग अलग है तो अलायंस कैसे बन गया? अगर अलायंस वो बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? कि पावर में आ जाए। तो आइडियोलॉजी की बात ही नहीं रही, बात रही मौके की, अपॉर्चुनिटी की। तो एक्चुअली में क्या है, दे ऑल आर अपॉर्चुनिस्ट। भारत में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कहेगी कि गांधी जी खराब व्यक्ति थे? हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है कि नहीं करती है? ठीक ना। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फायदा उठाने की कोशिश करती है कि नहीं करती है? करती है। भीमराव अंबेडकर की तो आइडियोलॉजी दूसरी थी, है ना। वो बीजेपी की आइडियोलॉजी कैसे हो सकती है? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइडियोलॉजी के बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टी दावा तो जरूर करती हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात कि अगर हम देखें कि मान लेते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ए है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, बी है। ये इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। क्या करते हैं? इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं। तो मान लिए कि पॉलिटिकल पार्टी ए जो है वो जीत गई, क्या की, जीत गई, और किस में आ गई बेटा, पावर में आ गई। तो ये ऑपोजिशन हो जाएगा, यही होगा ना। अब जीतने से पहले ये दावा करते थे कि हम लेफ्टिस्ट हैं। क्या हैं? लेफ्टिस्ट हैं। तो आज के समय में जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, पावर में होती है, जनरली उसको राइटिस्ट कहा जाता है, और जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है जनरली उसको लेफ्टिस्ट समझा जाता है। मेरे ख्याल से पीरियड ओवर हो चुकी है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आइडियोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अगले लेक्चर में हम लोग नंबर के बेसिस पर देखेंगे कि क्या है। उसके बाद फिर हम लोग वहां पर कंजर्वेटिज्म देखेंगे क्या है, कंजर्वेटिज्म के बाद रिएक्शनरी क्या होता है ये देखेंगे, लिबरलिज्म क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे, और रेडिकलाइजेशन क्या होता है या रेडिकल आइडियोलॉजी क्या होती है। इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा
धीरे धीरे ऐसे ही समझते चलेंगे, ठीक है ना। किताबें तो आपको पढ़ा ही रही हैं, मेरा काम है आपको अवेयर करना, पॉलिटिकली अवेयर करना, ठीक। थैंक यू, जाइए। राइटिस्ट होगी नहीं, समझा जाता है ऐसा, वो दावा करेगी कि हम लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन समझेंगे हम यही, क्योंकि वो ऐसा काम ही करेगी, क्योंकि अपोजिशन ये क्लेम करेगा कि ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जैसे बीजेपी के साथ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, अभी आप जाइए आप।